तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया के एक ऐसे नाम की जो शायद ही किसी ने न सुना हो, अतीक अहमद। जी बिल्कुल। एक ऐसा नाम जो दशकों तक सुर्खियों में रहा, अलग अलग वजहों से। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो अतीक के बिल्कुल शुरुआती दिनों से लेकर उसके नाटकीय अंत तक का पूरा सफर बताती है। इसमें अपराध है, सियासत है और वो पतन भी जिसने सबको चौंका दिया था। सही कहा। कहानी में कई परतें हैं। चलिए इसी कहानी के ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे प्रयागराज, मतलब पहले जो इलाहाबाद था, वहां की गलियों से निकलकर एक लड़का जुर्म की दुनिया से होते हुए संसद तक पहुंचा, और फिर उसका अंत इतना सनसनीखेज क्यों रहा। और क्या ये सिर्फ एक बाहुबली के बनने और मिटने की कहानी है, या ये हमारे सिस्टम पर भी कुछ गहरे सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, ये सवाल तो उठता ही है। तो शुरुआत करते हैं अतीक के शुरुआती दिनों से। अतीक का जन्म, जहां तक हमें पता है, 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी शायद। पिता तांगा चलाते थे। हाँ बिल्कुल। और कहते हैं बचपन से ही उसे पढ़ाई से ज्यादा वो दबंगी में दिलचस्पी थी। अच्छा। और ये दिलचस्पी महज 17 साल की उम्र में पहली पुलिस शिकायत यानी FIR में बदल गई। साल था 1979। महज 17 साल में? जी, यहीं से कह सकते हैं उसने जुर्म की दुनिया में बाकायदा कदम रख दिया। ये एक तरह से उसकी आपराधिक यात्रा की औपचारिक शुरुआत थी। वो दौर भी था 80 और 90 का दशक, खासकर पूर्वांचल में अपराध और राजनीति का गठजोड़। वो काफी चर्चित था। हाँ बिल्कुल। और अतीक ने शुरुआत छोटे मोटे झगड़ों से की, लेकिन जल्द ही मामला हत्या, अपहरण, रंगदारी और गैंगवॉर तक पहुंच गया। देखते ही देखते प्रयागराज और आसपास के इलाकों में उसके नाम की एक दहशत सी फैल गई। 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए उसके खिलाफ। सोचिए, 100 से ज्यादा। बिल्कुल। ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मामले नहीं थे, उसने बाकायदा अपना गैंग बनाया, जिसे पुलिस रिकॉर्ड में गैंग नंबर 227A के नाम से जाना जाता था। गैंग नंबर 227A। अच्छा जी। ये नंबर सिर्फ एक पहचान नहीं था, ये उसके संगठित अपराध नेटवर्क का प्रतीक था। इस गैंग में सिर्फ शूटर नहीं थे, बल्कि नेता, व्यवसायी सब शामिल थे। नेटवर्क प्रयागराज से दिल्ली तक फैला था। मतलब पूरा एक सिस्टम बना लिया था उसने। हाँ, एक सिस्टम। उसका मोडस ऑपरेंडी साफ था: डर फैलाओ, पैसा कमाओ। जमीन कब्जाना, वसूली करना, सरकारी ठेकों में दखल देना, ये सब उसके काम करने के तरीके थे। डर और पैसा, ये उसके मुख्य हथियार थे। क्या स्रोत बताते हैं कि इस गैंग का नेटवर्क कितना मजबूत था? मतलब जमीन पर इसका असर कैसा था? लोग डरते थे? स्रोत बताते हैं कि असर बहुत गहरा था। डर ऐसा था कि लोग गवाही देने से कतराते थे। कई मामलों में गवाह पलट गए या गायब हो गए। जमीनों पर कब्जे के किस्से तो आम थे। उसका खौफ ही उसका सबसे बड़ा हथियार था, जिसे उसने पैसे और राजनीतिक रसूख से और मजबूत किया। और इसी रसूख के दम पर वो सियासत में भी आ गया। 1989 में पहली बार निर्दलीय विधायक बना। जी, निर्दलीय। फिर तो सिलसिला चल पड़ा। कुल 5 बार विधायक रहा और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से सांसद भी चुना गया। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये वही फूलपुर सीट है जहां से कभी पंडित नेहरू चुनाव जीतते थे। हाँ, ये विडंबना देखिए। हाँ। इलाहाबाद वेस्ट तो उसका अभेद्य किला बन गया था एक तरह से। कहा जाता है कि उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत करना भी मुश्किल था। कई बार तो उम्मीदवार डर के मारे नाम वापस ले लेते थे। सच में? जी हाँ, ये सीधे तौर पर अपराध और राजनीति के उस गठजोड़ का उदाहरण था जिसकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ अतीक की जीत नहीं थी, ये उस दौर की राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी या कहिए रणनीति को भी दिखाता है, जहाँ जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवार को टिकट देना जरूरी माना जाता था, चाहे उसका आपराधिक इतिहास कितना भी संगीन क्यों ना हो। लेकिन क्या उससे कभी कोई चुनौती नहीं मिली? खासकर राजनीति में आने के बाद ऐसा तो नहीं हो सकता ना? चुनौतियां तो थीं, बिल्कुल थीं। खासकर जब राजनीतिक समीकरण बदलते थे या कोई मजबूत प्रतिद्वंद्वी सामने आता था, जैसे राजूपाल का मामला आया बाद में। लेकिन अक्सर वो अपने बाहुबल और नेटवर्क के दम पर उन चुनौतियों से पार पा लेता था। पर हर चीज की एक सीमा होती है। और शायद वही सीमा आई 2023 में, उमेश पाल हत्याकांड। बिल्कुल। उमेश पाल, जो 2005 में हुए BSP विधायक राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था,
उसकी दिनदहाड़े हत्या कर दी गई, वो भी कैमरों के सामने। इस हत्याकांड ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, ये टर्निंग पॉइंट था। इस केस में अतीक, उसके भाई अशरफ और बेटे असद को मुख्य आरोपी बनाया गया और यहीं से अतीक के साम्राज्य के पतन की, कह सकते हैं, उल्टी गिनती शुरू हुई। अच्छा। जांच तेज हुई, पुरानी फाइलें खुलीं और इसी दौरान उसके बेटे असद को पुलिस ने झांसी में एक एनकाउंटर में मार गिराया। ये अतीक के लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत और सांकेतिक झटका था। और फिर आया वो अंत जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 15 अप्रैल 2023 की रात अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस सुरक्षा के बीच मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। मीडिया के कैमरे लाइव थे और तभी 3 युवक पत्रकार बनकर भीड़ में आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दोनों भाइयों की हत्या कर दी, लाइव टीवी पर। यकीन करना मुश्किल था उस वक्त। बिल्कुल। और हत्या करने वाले युवकों ने बाद में कहा, हम बड़ा माफिया बनना चाहते थे, नाम कमाने के लिए मारा। यह घटना अपने आप में स्तब्ध करने वाली थी। पुलिस हिरासत में, लाइव टीवी पर ऐसी हत्या। इसने कानून व्यवस्था पर कितने सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल। पुलिस की भूमिका पर और राज्य में पनप रहे अपराध के नए चेहरों पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो ये थी अतीक अहमद की कहानी। प्रयागराज की तंग गलियों से शुरू होकर जुर्म और सियासत के रास्ते संसद तक पहुंचना, और फिर एक ऐसा अंत जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी। और ये कहानी सिर्फ अतीक अहमद की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी भी है जहां अपराध, राजनीति और कभी-कभी कानून के रखवाले भी वो एक धुंधली सी रेखा पर चलते नजर आते हैं। हाँ। अतीक की मौत के साथ उसके ऊपर लगे 100 से ज्यादा मामलों का भविष्य भी अनिश्चित हो गया। कई राज शायद हमेशा के लिए दफन हो गए। उसके राजनीतिक कनेक्शंस क्या थे, उसके नेटवर्क का क्या हुआ, ये सब सवाल अधूरे रह गए। ये पूरी कहानी सोचने पर मजबूर करती है। क्या अतीक जैसे किरदारों का उभरना और फिर इस तरह खत्म होना हमारे सिस्टम की किसी गहरी खामी या कह सकते हैं किसी सड़न की तरफ इशारा करता है? बिल्कुल। और ये सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि सत्ता, अपराध और न्याय के बीच वो महीन संतुलन आखिर कितना नाजुक है और इसे बनाए रखने की असल जिम्मेदारी किसकी है। सोचने वाली बात है।